जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात, जब बैठेंगे आमने सामने। मूलभूत सुविधाओं में सड़क, बिजली और पानी आती है और धनबाद में इन तीनों सुविधाओं की अगर हम बात करें तो नदारत है। मतलब ये तीनों सुविधा नदारत है और लोग इस समस्याओं से झेल रहे हैं। कहीं सड़क की समस्या, कहीं बिजली की समस्या, तो कहीं पानी की समस्या है। बिजली के कारण बिजली की समस्या तो है ही, पानी की भी समस्या उत्पन्न होती है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ आमने सामने में विद्युत विभाग के एसी यानी कि अधीक्षण अभियंता सुविनेंद्र कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं आमने सामने में कि कैसे समस्याओं को निजात करने की क्या कुछ प्लान है उनके पास, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ प्लान ऐसा उतारने का प्लान इन्होंने सोच रखा है जो आम लोगों को इससे निजात दिलाएगा। सर, आमने सामने में बहुत स्वागत है आपका। सर, एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है विद्युत समस्या लोगों को। हालांकि हाल के दिनों में अगर हम बात करें तो विद्युत समस्या सही हुई थी, लेकिन लगातार 8 घंटे 10 घंटे जो बिजली काटे जा रहे थे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। क्या कुछ वर्तमान में चुनौतियाँ आ रही हैं? पहले सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कि आपने हमें ये मंच उपलब्ध कराया, जिससे कि हम आपके आमने सामने हो करके और अपने विभाग की जो बातें हैं और जो हमारी चुनौतियां हैं और साथ साथ हमारे जो आगे के कार्यक्रम हैं, जिससे कि हम इस मूलभूत सुविधाओं को अपने नागरिकों तक जो पहुंचाने का जो हम लोगों ने कार्यक्रम बना रखा और जो कर रहे हैं उसको पहुंचाने, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। इधर कुछ दिनों से बारिश और गर्मी का मौसम था। इस बीच में हमारा जो विद्युत व्यवस्था था सामान्य रूप से ठीक था, लेकिन इधर पिछले 1 महीनों से हम लोगों ने 3-4 जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। एक जो मुख्य रूप से RDSS की योजना चल रही है, जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें कि हम लोगों को LT कंडक्टर, मतलब जितने भी आप नंगे बेयर कंडक्टर आप देख रहे हैं उनको बदलने का प्रक्रिया चल रहा है। साथ साथ हमें कई अतिरिक्त एडिशनल ट्रांसफार्मर भी लगाने हैं। तो इस क्रम में हमें कई जगह लाइन को बंद कर करके और उसके बाद फिर उनको बदलने का प्रक्रिया किया जाता है। तो इस क्रम में कई मोहल्ले में हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो मोहल्ला पूरा एरिया प्रभावित नहीं हो, जिस मोहल्ले में हम लोग कार्यक्रम इसको कर रहे हैं, इसको कार्य को कर रहे हैं, उस मोहल्ले का एरिया को बंद कर करके और वहाँ बदलें। और इसकी पूर्व सूचना व्हाट्सएप ग्रुप अथवा अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिया जाता है। परंतु कई बार ऐसे होते हैं जो व्यावहारिक समस्या होती है कि जब हम लोग बदलने का कार्यक्रम करते हैं, हमें निर्धारित करते हैं कि ये काम 3-4 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे का हम शटडाउन लेते हैं, तो कई बार ऐसी व्यावहारिक समस्या आती हैं कि 3 का 4 घंटा या 5 घंटा भी चला जाता है। तो या सुरक्षात्मक दृष्टि से इसको कई बार हमें काम को ख़त्म समाप्त करने में देरी होती है। कई बार मौसम का भी प्रभाव होता है कि जब काम चल रहा है तो उस वक्त बारिश तेज़ हो जाती है और जिसके कारण कि हमें फिर से पुनः लाइन बहाल करने में टाइम लग जाता है। तो ये एक चीज़ है जिसके कारण कि इधर विगत कुछ दिनों में या देखे होंगे कि हमें कई जगह विद्युत समस्या का परेशानी हुआ है। कुछ एक है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कई बार बिजली कड़कने से कई जगह कई ट्रांसफार्मर के भी ख़राब होने की भी शिकायतें आती हैं, उसके कारण भी विद्युत बाधित होती है। हम इन सभी चीज़ों पे हम लोगों का काम कर रहे हैं और हम लोगों का ये प्रयास रह रहा है कि जितना कम से कम समय विद्युत बाधित हो करके हम विद्युत आपूर्ति को बहाल कर दें। और कुछ ऐसे हैं कि जो DVC के भी जो जहाँ से जिस बिंदु पे हम लोग DVC से पावर लेते हैं, तो DVC ने भी इधर कुछ दिनों से अपने कंडक्टर, उनके जो बहुत जर्जर स्थिति थी, उसको बदलने का कार्यक्रम रखा है। तो उसके कारण भी DVC भी लाइन बंद कर रहे हैं, उसके कारण भी प्रभावित हो रहे हैं, निश्चय रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और ये प्रयास हम लोगों का रहता है कि सामान्य रूप से उनसे एक समन्वय बना करके हम लोग काम करें, जिससे कि लगातार विद्युत लंबे अवधि में बाधित नहीं हो। लेकिन कई एक मौके पे ऐसे होते हैं कि जो कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण कि जो निर्धारित समय है उससे थोड़ा सा लंबा खींच जाता है। तो निश्चित तौर पे इससे थोड़े लोगों की परेशानी होती है। उस परेशानी के लिए हम थोड़ा क्षमा भी मांगते हैं और साथ साथ कुछ लोगों से ये हम अपील भी करेंगे कि ये आने वाले दिनों में हम विद्युत व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ कर दें। इसी ओर में कदम है, तो थोड़ा सा हमें
अभी ये परेशानी हो रही है। एक चीज़ समझना चाहेंगे सर हम, जैसे आपने बताया कि डीवीसी पे निर्भरता रहती है, अपना ग्रिड भी है विद्युत विभाग का, कांड्रा में ग्रिड है, एक दो जगह और आपने भी स्टार्ट किया, तो ऐसे में डीवीसी पर निर्भरता क्या अभी रही गई है विद्युत विभाग की? डीवीसी अभी हमारा जो JUSNL का है, एक ग्रिड यहाँ धनबाद में पूरी तरह से क्रियान्वित है और चालू है, और जिस पर कि जो गोविंदपुर में ग्रिड है, जिस पे आज के दिन में लगभग हम लोग 75 से 80 मेगावाट का पावर लोड लेते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ एक जगह ऐसे हैं कि जो कि पूरे क्षेत्र को अभी भी हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे निरसा पूरी तरह से हमारे नेटवर्क से बाहर है। धनबाद के मुख्य, अगर धनबाद शहर की बात करें कि धनबाद में मुख्य शहर का मैक्सिमम हिस्सा हम लोगों के ग्रिड पे है, लेकिन कुछ एरिया अभी भी डीवीसी पे उसी निर्भरता बनी हुई है। खास करके जैसे आमाघाटा पे है, पुटकी का क्षेत्र है, जामाडोबा झरिया का क्षेत्र है, उसकी निर्भरता पूर्णतः आज भी हमारी डीवीसी पर ही बनी हुई है। हमारे गोविंदपुर ग्रिड पे इनकी कनेक्टिविटी नहीं है, और गोविंदपुर ग्रिड की भी अपना एक क्षमता है, और वो अपने लगभग अपने क्षमता के आसपास वो अपना काम कर रहा है। जैसे आपने अभी ग्रिड की बात की ना, तो उसमें बलियापुर ग्रिड तो एक अभी निर्माणाधीन है और वहाँ पर कार्य चल रहा है। इसी क्रम में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो राज्य स्तर पे राज्य सरकार ने जो पहल किया है, और जो धनबाद के आगे के विद्युत आपूर्ति में और भी सुदृढ़ होने की जिससे पूरा विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ 4 नए ग्रिड धनबाद में बनने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसमें कि एक विनोद बिहारी चौक है, एक निरसा में है, एक टुंडी में है और एक सिंदरी में है। ये चारों ग्रिड बनने का निविदा आमंत्रित किया जा चुका है, और आगे आने वाले दिनों में ये 4 ग्रिड बनेंगे तो धनबाद के सारे सुदूर क्षेत्र या वैसे डेवलपिंग एरिया जहाँ पर कि आने वाले दिनों में हमारी विद्युत आपूर्ति की मांग बढ़ेगी, सारे जगह हमारे नेटवर्क को और भी स्ट्रॉन्ग और भी हमारे सुदृढ़ हो जाएंगे। तो निश्चित तौर से विद्युत आपूर्ति में आप गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा। और साथ साथ हमारे जो अभी 2 नए ग्रिड अभी बन के खड़े हैं, एक आपको कलियासोल में और एक पुटकी में, उसकी भी कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पूरे ज़िले में, धनबाद ज़िले में हमारे ट्रांसमिशन लाइन का, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का एक बहुत ही बेहतर नेटवर्क बन जाएगा, और जिसके जब ये पूरी तरह से कॉमर्शियली चालू होगा तो इसका फ़ायदा पब्लिक को मिलेगा, और साफ साफ दिखेगा कि हम लोग मिनिमम इंटरप्शन पे लोगों को रखेंगे और मैक्सिमम बिजली आपूर्ति देंगे और अच्छी व्यवस्था बनेगी। अभी वर्तमान में धनबाद जिले के लिए, पूरे जिले की अगर हम बात करें तो कितना मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होती है, और कितना अपना व्यवस्था कितना है आपका? यहाँ पे धनबाद में अगर देखा जाए तो गर्मियों के सीज़न में जब थोड़ा सा डिमांड भागता है तो उस वक्त लगभग 240 से 250 मेगावाट की हमारी आवश्यकता रहती है। तो उसमें तो क्या 240 से 250 मेगावाट मिल पाता है, उपलब्ध हो पाता है? आपका अपना कितना है इसमें? मेरा करीब वही 80 के आसपास, 75 से 80 मेगावाट हम लोग ले पाते हैं। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो बाकी जो 140-50 के आसपास है, 50-60 के है, वो डीवीसी पे ही निर्भर करता है। मतलब यानी कि अगर आपका ग्रिड आमाघाटा हो गया, चाहे गोविंदपुर हो गया, पुटकी हो गया, इन सभी जगह से मिला के केवल 80 ही मेगावाट सप्लाई हो नहीं, पाती है? अभी हम सिर्फ गोविंदपुर ग्रिड से सिर्फ हम 80 मेगावाट ले पाते हैं, जो कि शहर के क्षेत्रों को हमें विद्युत आपूर्ति कर पाते हैं। बाकी जगह के जैसे आमाघाट हो गया, या आमाघाटे में डीवीसी पे पूरी निर्भरता है। जी, पुटकी में पूरी तरह से डीवीसी पे निर्भरता है, और पुटकी के जो डीवीसी ग्रिड है उसी से झरिया का भी कनेक्शन तो है। सर 180 के आसपास की चुनौतियां हैं। अगर निर्भरता आपकी है, मतलब अगर डीवीसी पे निर्भर आप ना रहें, इसे लेकर कुछ पहल करने का विभाग तो उसी पर मैं बताया कि एक हमारा बलियापुर में एक ग्रिड का निर्माण चल रहा है। कब तक और उसको अगले 1 साल तक, अगले नवंबर-दिसंबर तक उसको चालू कर लेने का एक लक्ष्य है। और जिस तरह से कार्य चल रहा है और जो सहयोग अभी मिला है उसमें ट्रांसमिशन लाइन का भी काम है, तो ट्रांसमिशन लाइन का भी काम चल रहा है। जो NKTL अडानी का ग्रिड है उससे उसकी कनेक्टिविटी बन रही है, तो उसमें भी काम चल रहा है और ग्रिड का भी काम चल रहा है। तो ये उम्मीद है कि अगले 1 साल में वो उस ग्रिड का तो सर ये जैसे आपने बताया कि 240 से 250 जो भी ज़रूरत है गर्मी के मौसम में, लेकिन अगर हम बात करें मौसम में ये घट करके 215 के आसपास आ जाता है। मतलब कमोबेश तो उतना ही हो गया, 30-40 मेगावाट की कमी होती है गर्मियों ठंड के मौसम में।
एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे सर, रेवेन्यू की अगर बात करें तो विद्युत विभाग को रेवेन्यू की प्राप्ति किस प्रकार से हो रही है धनबाद जिले से? धनबाद जिले से जो औसतन हमारा रेवेन्यू रहता है वह 36 से 37 करोड़ रुपया प्रति माह रहता है जी। और इसमें सब्सिडी छोड़ करके है, सब्सिडी का वैल्यू जो है वो लगभग 16 से 18 करोड़ रुपया रहता है। तो मतलब ये क्या सही है या कम रेवेन्यू प्राप्त कर रही है विभाग? रेवेन्यू अभी कम है और जैसे जैसे हम थोड़ा सा अपना नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण करेंगे और हमारे मीटरिंग की व्यवस्था हमारी थोड़ी जो हम लोग जिस पे स्मार्ट मीटरिंग और अन्य मीटरिंग का जो व्यवस्था कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा कार्य और करना है, जो चल रहा है अभी। जैसे जैसे वो एक तरह से एक सिस्टमेटिक हो जाएगा तो निश्चित तौर से रेवेन्यू भी हमारा बढ़ेगा। अच्छा, एक और समस्या है, आए दिन लोग शिकायत भी करते हैं, बहुत जगह जो जर्जर तार हैं उसकी बदली नहीं की गई है, बहुत जगह जर्जर पोल हैं वो भी कहीं जगह ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनकी बदली भी नहीं की जा रही है। इसमें क्या समस्या आ रही है? मैं पहले ही बताया आपको, RDSS योजना जो हमारी चल रही है उस RDSS योजना में ये एक तरह से पूरी तरह से हम लोगों को यही करना है कि जितने भी LT के उसमें 4 शेड्यूल में काम होने हैं। तो 4 शेड्यूल में प्रथम शेड्यूल में जो है LT के जितने भी नंगे तार हैं उनको बदल करके हमको केबल लगाना है, उसमें अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना है। दूसरे शेड्यूल में जो हम लोगों को काम करना है उसमें 100-200 kVA का ट्रांसफार्मर लगाना है, उसमें फिर कहीं पे जो बांस बल्ली पे लाइन है उसको भी हटा करके पोल लग कर करके उसको सुदृढ़ करना। समय लगेगा, क्या समय सीमा आप लोगों ने इसमें जो हमारे संवेदक काम कर रहे हैं उनको 2 साल का समय दिया गया है और लगभग अभी 10-11 महीने बीते हैं और अभी काम हमारा तेज़ी से चल रहा है क्योंकि अब मटेरियल इन लोगों के पास उपलब्ध हो गया है तो काम लगातार चल रहा है। लेकिन एक चुनौती जो उनको भी सामने आती है कि उन्हें काम करने के लिए शटडाउन चाहिए, लाइन बाधित करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो उसमें हम लोगों के साथ जो बात रहती है कि हम लोग कम से कम बाधित कर करके काम निकालें तो और जिससे कि पब्लिक को कम से कम असुविधा हो, लेकिन काम करने के लिए हमें बंद करना पड़ता है। तो थोड़ा सा उसमें समन्वय बनाना पड़ता है कि अब पूजा का समय है, चाहे कोई त्यौहार का समय हो या कोई ऐसे हम लोग ऐसे मौक़ों पे लाइन बंद नहीं करते हैं तो काम थोड़ा सा कभी कभी स्लो हो जाता है और कभी कभी व्यावहारिक कुछ परेशानी आती है तो जो निर्धारित समय से थोड़ा शटडाउन मेरा लंबा चला जाता है। तो एक और समस्या लगातार आए दिन देखने को मिलता होगा, आप भी देख रहे होंगे, अब विद्युत की समस्या के कारण पेयजल आपूर्ति में भी ठप हो जाती है, ये भी एक समस्या हो जाता है। तो एक के चलते 2 लोगों की परेशानी स्वाभाविक है क्योंकि जलापूर्ति जो है पूरी तरह से विद्युत पर निर्भर है। तो हम लोगों को अगर देखा जाए तो जलापूर्ति जो धनबाद शहर को हो रही है वो मुख्यतः आपको जामाडोवा से हो रहा है या भेलाटाड़ से हो रहा है। तो भेलाटाड़ को एक डेडिकेटेड फीडर 33,000 का गोविंदपुर ग्रिड से मिला हुआ है और हम लोगों को उसमें एकदम ये प्रयास रहता है कि वहाँ पे लाइन बिल्कुल ना कटे, अनइंटरप्टेड मिले। उसी तरह से जामाडोवा से जो पावर मिलता है तो DVC से डेडिकेटेड है और उनका डेडिकेटेड फीडर है, परंतु मेन लाइन डिस्टर्ब हो जाने से जलापूर्ति बाधित हो जाती है। इसमें अगर विगत कुछ दिनों में ऐसे हुए हैं कि लास्ट टाइम एक थंडरिंग और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हुआ, उसमें कई जगह ब्रेकडाउन हुए, DVC के लाइन ब्रेकडाउन हुए, उस वक्त थोड़ी ब्रेकडाउन होने में लंबा खिंच गया तो जलापूर्ति बाधित हुआ। इधर भी कई विगत दिनों से में जामाडोवा में खास करके कुछ न कुछ ब्रेकडाउन होने के कारण थोड़ा सा विद्युत आपूर्ति बाधित हुई और उसी के साथ साथ जलापूर्ति भी बाधित हुई। लेकिन जामाडोवा में हम लोगों ने एक काम अभी किया है कि हम लोग वहाँ पर अभी एक सोर्स था तो हम लोगों ने डिगवा डी से एक लाइन जामाडोवा को भी बनाया है, उसको भी चालू किया है और उसको इमरजेंसी पे रखा है कि अगर हमारा मेन लाइन ब्रेकडाउन होता है तो जलापूर्ति बाधित ना हो, कम से कम जलापूर्ति को हम लोग अबाधित बिजली दे सकें, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया और पिछले 3-4 दिन पहले हम लोग वो काम कंप्लीट कर करके अब ये कर रहे हैं कि जलापूर्ति को हम कम से कम प्रभावित होने दें। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, 24 घंटे चूँकि दिन रात मिलाकर होते हैं, विद्युत विभाग कितने देर इसमें विद्युत दे रहा है लोगों को? इसमें अभी जो हमारे जब से RDSS का काम थोड़ा तेज़ी पकड़ा है तो विद्युत आपूर्ति थोड़ी सी बाधित ज़्यादा रही है। ऐसे सामान्यतः हम लोग शहरी क्षेत्र में 22 घंटा के आसपास बिजली देते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18 से 19 घंटा
सामान्यता रहता है। लेकिन इधर से जब से हम लोगों का मेंटेनेंस काम और आरडीएसएस का काम चला है तो इधर विगत कुछ दिनों से थोड़ी सी विद्युत आपूर्ति बाधित ज़्यादा अवधि तक रही है। लेकिन हम लोग इस सारे चीज़ों का आज से 1 से 2 दिन में करने के बाद इसको अभी विराम देंगे और त्यौहार का मौसम में हम लोगों का यही रहेगा कि पूरी तरह से अबाधित एकदम निर्बाध बिजली मिलते रहे और त्यौहार में किसी भी तरह का कोई भी बाधा ना रहे। तो मतलब त्यौहार में मेंटेनेंस का काम नहीं होगा, न मेंटेनेंस का काम करवाएंगे और ना हम आरडीएसएस की भी काम करवाएंगे। आरडीएसएस के काम जहां पर बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक होगा, खास करके वैसे स्थलों पे जहां पर कि पूजा का क्षेत्र हो या मेला का क्षेत्र हो या थोड़ा भीड़ का इलाका हो, तो हम लोगों का ये अपना एक स्ट्रेटजी रहा है कि वहाँ रात के समय में काम कराया जाए, जिससे कि काम पब्लिक को सुविधा कम से कम हो। रात में 11-12 बजे के बाद, जैसे झरिया में हम लोगों ने ये सोचा कि रात में 11-12 बजे के बाद काम कराया जाए, सुबह होने से पहले उस काम को जितना हो समेट लिया जाए। मतलब दुर्गा पूजा में लोगों को 24 घंटा विद्युत मिलेगा? दुर्गा पूजा में हमारा पूरा ये रहेगा कि कहीं पे भी बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा नहीं हो और त्यौहार एक अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में निकले। सर, एक समस्या और है, लोड शेडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे अगर हम धनबाद की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों को। तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? कहाँ ज़्यादा लोड शेडिंग, धनबाद के शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में है? लोड शेडिंग से थोड़ा सा मैं आपसे असहमत हूँगा। लोड शेडिंग आज के दिन में हमारे क्षेत्र में नहीं है। लोड शेडिंग का मतलब है कि मांग के अनुरूप अगर आपूर्ति, उसके सापेक्ष अगर आपूर्ति नहीं है तो जितनी हमारी मांग है उसके सापेक्ष हमें पूरी तरह से आपूर्ति है, इसलिए लोड शेडिंग आज के दिन में नहीं है। तो जो भी आप बाधा देख रहे हैं, बाधित बिजली देख रहे हैं, वो मुख्य तौर पे जो हम लोग आरडीएसएस का काम कर रहे हैं उसके कारण या अथवा मेंटेनेंस के कारण, या अगर कहीं छिटपुट ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके कारण हो रहा है। कहीं पे भी आज के दिन में मांग और आपूर्ति में किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं है। ये भी बात है क्या कि कहीं अगर किसी के पास क्षमता कम है लेकिन वो ज़्यादा बिजली का खपत कर रहे हैं, वो चीज़ तो फिर ऐसे केसेस में आएंगे तो वो तो फिर हमारे मीटर उस चीज़ की गणना करता है कि कहाँ पे उन्होंने हमसे कितना का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड लिया है और कितना वो ले रहे हैं, तो उसके लिए तो मीटर है और मीटर के अनुरूप फिर टैरिफ है, टैरिफ के अनुरूप जो भी उन पर चार्जेस होते हैं वो लगते हैं। तो हाल के दिनों में जो स्मार्ट मीटर लगे हैं वो कितना सक्सेस हुआ आपका स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर का जो रिज़ल्ट है अब धीरे धीरे हम लोगों को दिखाई देने लगा। शुरू में कई तरह की भ्रांतियां रहीं कि स्मार्ट मीटर लगने से बहुत तरह के लोगों को में एक भ्रांति थी कि बिल ज़्यादा आएगा, तेज़ चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन हम लोगों ने भी लोगों के प्रति इसमें जागरूकता बनाए रखा और लोगों के बीच में सही जानकारी देते रहें और उनके किसी भी तरह के प्रश्नों को जवाब देने के लिए और हम लोगों ने तैयारी रखी। अगर 1-2 उदाहरण देना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कि कई लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ी से चलता, हमारा ज़्यादा बिल आएगा। हम लोगों के पास एजेंसी है जो थर्ड पार्टी एजेंसी है, जहाँ पे भी जिनका भी कोई भी ऐसा शिकायत रहा है वहाँ पे उनके घर में जाकर के हम लोगों ने मीटर को टेस्ट करवा के टेस्ट का रिपोर्ट दे दिया। हमारी एजेंसी है सैंड्स एजेंसी जो जा कर के उनको टेस्ट रिपोर्ट दे दी थी और उस टेस्ट रिपोर्ट पूरी तरह से मान्यता प्राप्त लैब का टेस्ट रिपोर्ट है। उस पर किसी भी तरह का अगर किन्हीं को कोई भी आपत्ति है तो किसी भी स्तर पे जाकर के उस पर अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जैसा आप बता रहे थे स्मार्ट मीटर पे लोगों को बिल मिलता है, टाइमली मिल जाता है, लेकिन अभी तो बिल ही नहीं मिल रहा है। आपके ये भी शिकायतें लोगों की आ रही है कि स्मार्ट मीटर लगा दिए और 6-6 महीना से उन लोगों को बिल ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू के समय में जब मीटर लगना चालू हुआ था तो मीटर को अपडेट करने में थोड़ा समय लगा। वो एक तरह से कहिए कि ट्रांजिशन पीरियड था, थोड़ा सभी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना। हम लोग एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ, परेशानियाँ होती हैं, वो जिसको कि समय के साथ हम लोग धीरे धीरे उसको दूर करते जा रहे हैं। और आज के दिनों में अगर आंकड़ों से देखें तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितनी दूर तक कितना अच्छा सफ़र तय किए हैं। जैसे आज के दिनों में, अब आंकड़ों से मैं आपको इस बात में विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आज के दिन में लगभग हम 1,10,000 मीटर हम लोग लगा चुके हैं, धनबाद लगा चुके हैं धनबाद क्षेत्र में।
उपभोक्ता हमारे 3,19,000 हैं, लेकिन 3,19,000 जो उपभोक्ता हैं उसमें हमारे HT, LTIS, डोमेस्टिक, कमर्शियल सभी तरह के उपभोक्ता हैं। अभी जो हम लोग जिस स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं वैसे उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं जो सिंगल फेज हमारे उपभोक्ता हैं। तो लगभग 1,10,000 मीटर जो लगे हैं उस सिंगल फेज के जो उपभोक्ता हैं उनके प्रेमिसेस में, उनके परिसर में लगा है। उसमें से लगभग हमारे 90,000 मीटर ऐसे हैं जिनके डेटा हमारे पास लगातार आ रहे हैं। और उसके बाद कुछ लगभग 75-80 हज़ार के आसपास का डेटा का हम लोगों ने बिलिंग साइकिल में सब ले लिया है। तो आज के दिनों में अगर देखें तो हम हर महीने प्रोग्रेसिव हैं और हर महीने हमारा जो बिलिंग हो रहा है स्मार्ट मीटर से वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जहां पहले हम 30-40 हज़ार कर पा रहे थे, आज लगभग हम 70,000-75 हज़ार स्मार्ट मीटर से बिल निकल रहा है। और प्रत्येक माह के 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल हैं उस मोबाइल पे उनको मैसेज चला जाता है और बिल उनको मिल जाता है। और इस तरह पे कैसे करना है आम लोगों को ये पैसा? इसमें क्या है, अभी हम 1-2 चीज़ों और आपको बताना चाहेंगे। इसमें इसके स्मार्ट मीटर की खूबसूरती क्या है कि उनको एकदम 1 तारीख से 30 तारीख का जो उनकी खपत है उसका सही गणना कर करके सही बिल उनके मीटर पे जाता है और किसी भी तरह का मानवीय उसमें चूक नहीं है और किसी भी तरह का मानवीय इंटरफेरेंस भी नहीं है। तो वो स्वतः अपना सारा चीज़ हो रहा है। और उसके बाद उनको बिल पेमेंट करने के लिए है कि बिल पेमेंट का जो ऐप है, लिंक है, आप जा करके उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इस स्मार्ट मीटर को हम लोग प्रीपेड में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनको पहले बैलेंस उनका रहेगा तो उनको बिजली उपभोग कर पाएंगे। अभी पोस्टपेड नहीं, अभी प्रीपेड में कन्वर्ट हुए हैं और धीरे धीरे जिनका भी नहीं हुआ है वो भी समय के साथ जितना आप खपत कीजिए उतना पेमेंट कीजिए? नहीं, पहले आप पेमेंट कीजिए तब खपत कीजिए। अच्छा, ये तो रस है। तो ये चीज़ उसके अनुसार आप चार्ट बना कर उनको दे देते और हैं। उनको समय समय पे उनके मोबाइल पे मैसेज जाते रहता है कि कितना बैलेंस अब बचा है और आप रिचार्ज करा लीजिए, अन्यथा आपकी बिजली कट जाएगी। हालांकि अभी इस फैसिलिटी को चालू नहीं किया गया है हम धनबाद में कि लाइन कटने वाला, वो धीरे धीरे जैसे सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी तो अगर किन्हीं का निगेटिव बैलेंस होगा तो उनका पावर की कट हो जाएगा। अच्छा, तो जो पुराने मीटर थे वो क्या अधिकांश जगहों से हटा लिए गए हैं? अब सब जगह जहाँ पे भी स्मार्ट मीटर लगे हैं वहाँ से पुराने मीटर हटा लिए गए हैं। तो पुराने मीटर में अगर किन्हीं का कुछ बकाया होगा तो स्मार्ट मीटर जैसे कन्वर्ट हुआ तो बकाया क्या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? बिल्कुल, जो उनके बकाये थे चाहे उनमें जो भी रीडिंग थे वो स्मार्ट मीटर जैसे अपडेट कर रहे हैं तो हम लोग उन लोग पिछले मीटर का भी जो खपत है वो इसमें समाहित कर ले रहे हैं। अच्छा। तो इसी क्रम में थोड़ा एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में जा रहे हैं तो हर चीज़ों को हम लोगों को थोड़ा ध्यान पूर्वक करना पड़ता है कि जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी गलतियां या त्रुटियां कम से कम हो। और ये जैसा आप बता रहे थे कि जैसे मोबाइल लोग रिचार्ज करवाते हैं वैसे अब इसको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसका ये फायदा होगा विभाग को कि कोई पैसा नहीं रख सकता है ज़्यादा दिन तक। बिल्कुल, इसके पीछे उद्देश्य ही यही है। उद्देश्य ये देखिए, कोई भी संस्था तभी आगे अपनी सर्विसेज सुचारू और अच्छे बना करके रख सकती है जबकि उसके पास वित्तीय दृढ़ता ये सुदृढ़ रहे। तो उसके लिए ये निश्चित तौर पे ये समय का भी मांग है और पूरे भारतवर्ष में इस चीज़ को अपनाया गया है कि जैसे जैसे आप ये चीज़ करते हैं तो पहले आप मतलब हमारा वित्तीय स्थिति सही रहे। तो इसी क्रम में इस चीज़ को किया गया कि भाई पहले देखा गया कि कई ऐसे लोगों थे जो कि बकाया बहुत लंबा बकाया रह जाता था, किसी न किसी कारणों से बकाया वसूली नहीं हो पाता था, इससे वित्तीय घाटा हो जाता है और हम लोग भी बिजली कहीं ना कहीं से खरीद करके फिर उसको लोगों तक पहुंचाते हैं तो अपनी भी लाइबिलिटी है। तो इन सभी चीज़ों को सुचारू रूप से करने के लिए ये इसी उद्देश्य से प्रीपेड मीटर को लाया जा रहा है और इसको लगाया जा रहा है कि हमारा उपभोक्ताओं के पास किसी भी तरह का बकाया नहीं रहे। और साथ साथ उपभोक्ताओं की जो शिकायतें रहती हैं कि हमें 4 महीने 3 महीने 8 महीने से बिल नहीं मिला, हमारा बिल गलत हो गया, हमारा रीडिंग गलत हुआ, हमारे पास जो ऊर्जा मित्र समय से आते नहीं हैं, तो इन सब जितनी भी तरह का जो सामान्य शिकायतें रहती हैं इन सब चीज़ों को दूर करने से त्रुटि रहित बिल मिले, समय से बिल मिले, समय से आप पेमेंट कीजिए और हम भी अपना सर्विस समय से दे सकें।
और शिकायतों को दूर नहीं करना। हम लोग चाहेंगे कि शिकायतें आए ही नहीं। सही बात है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, हाल के दिनों में बिजली चोरी की कई प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो वो चोरी किस प्रकार से लोग करते थे? अब उसमें देखिए उसमें है कि कई जगह ऐसे जब हम लोग औचक छापामारी करते हैं तो कई जगह मीटर बाईपास मिलता है, कई जगह मीटर के साथ छेड़छाड़ करके भी बिजली चोरी करने का ऐसे केसेस आए हैं। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए ना तो RDSS की योजना जो कवर्ड केबल लगाने का है और स्मार्ट मीटर लगाने का है, मीटर भी अभी आप शहर में जाते होंगे तो देखते होंगे कि परिसर के बाहर लगाए जा रहे हैं ताकि उसमें कम से कम किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। कवर्ड वायर इसलिए लगाया जा रहा है कि कोई उसमें हुक ना लगा करके बिजली चोरी करें। तो विभाग अपने तरफ से हर तरह का प्रयास कर रहा है कि बिजली का जो लीकेज है उसको एकदम कम से कम किया जाए और हम अपने लॉसेस को जितना कम से कम कर सकें, जिससे कि हम एक फाइनेंशियली वाइबल बन सकें और आगे अच्छे से सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकें। एक सवाल और है, मैन पावर की कुछ कमी एक चुनौती बन रही है, क्या कुछ प्लान है इसको? मैन पावर की कमी है, इस बात को हम लोग स्वीकारते हैं और इसमें खास करके नीचे स्तर पे मैन पावर के लिए मैंडेज की नियुक्ति है और मैंडेज एजेंसी के द्वारा दिया जाता है और वो मैंडेज ही मानव दिवस कर्मी आज के दिन में मुख्यतः अगर देखा जाए तो विद्युत व्यवस्था में को जो चलाने के ज़्यादातर जिम्मेदारी अब मानव दिवस कर्मियों पे ही और हम लोग उन्हीं की सेवा लेकर के विद्युत व्यवस्था को बना करके रख रहे हैं। और विभागीय लोगों के धीरे धीरे कमी होते जा रही है, रिटायर होते जा रहे हैं और ये एक मुख्यालय स्तर पे और सरकार के स्तर पे इस पर निर्णय लेकर के अगर बहाली होती है तो ये आगे के लिए और अच्छा होगा और निश्चित तौर पे एक पूर्णकालिक सेवा के रूप में अगर किन्हीं की नियुक्ति होती है तो विभाग के लिए भी और पब्लिक के लिए भी अच्छा हो गया। हम लोग इस बात का उम्मीद करें कि बहाली हो रेगुलर तौर पे। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, चूँकि विद्युत विभाग की छवि थोड़ी दूसरे टाइप की है दर्शकों के अगर हम बात करें तो? ये बात हो सकती है। असल में अगर देखा जाए तो बिजली ऐसा ही एक मूलभूत आज के दिनों में आवश्यकता बन गई है लोगों की कि हर छोटे छोटे काम के लिए बिजली की आवश्यकता है। आप देखा जाए तो एक मोबाइल को रिचार्ज करने तक के लिए भी बिजली की आवश्यकता बनती है। तो निश्चित तौर पे लोगों की अपेक्षाएं बिजली विभाग से ज़्यादा हैं और हम लोगों से ये अपील करेंगे कि थोड़ा सा जो हम लोग जिस तरह से अपने काम कर रहे हैं, अपने जिन योजनाओं को धरातल पे ला रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसके धरातल पे ला रहे हैं, उस पे ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो खास करके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो चीज़ें सामान्यतः सभी जगह हमारी शिकायतें होती थी कि हमारे तार लचर हैं, हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं, तो उन सब दिशा में काम हो रहा है। नए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, तार की बदली हो रही है, हम लोग अपने सब स्टेशन को सुदृढ़ कर रहे हैं। तो इससे निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो विद्युत आपूर्ति होती है उसके गुणवत्ता में गुणात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो शिकायत लोगों को रहता है कि जिसमें बिलिंग नहीं हो पाता है, समय से बिल नहीं मिल पाता है, उस क्रम में जो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को जिस तरह से धरातल पे लाया है और इसमें ये अभी एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में परिवर्तन का जो अभी दौर चल रहा है, तो थोड़ा सा लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि हम लोगों को साथ दें। एक बेहतर सेवा के लिए हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा सर्विसेज मिलेगा और शिकायतें कम होंगी और एक बेहतर सेवा दे पाएंगे, गुणवत्तापूर्ण सेवा दे पाएंगे। और अभी आने वाले त्यौहार के मौसम में हम आपसे ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक आपको अच्छी विद्युत आपूर्ति देंगे और त्यौहार हंसी खुशी और अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। तो हमारे साथ आमने सामने में अधीक्षण अभियंता शिवेंद्र कश्यप जी थे। बेबाक बातचीत इनसे हुई है, तमाम तरह की चुनौतियों को इन्होंने बताया, साथ ही यह भी कहा है कि बहुत बेहतर व्यवस्था धनबाद वासियों को बहुत जल्द विद्युत में देखने को मिलेगी। कई तरह के प्लान, चाहे स्मार्ट मीटर की अगर ये बात करें, चाहे मेंटेनेंस की अगर बात करें, जो मेंटेनेंस हो रहे हैं, बेबाक तरीके से इन्होंने बातों को रखा है और यह आश्वस्त किया है कि अभी ये जो विद्युत आपूर्ति लोगों को बहाल कर रहे हैं, इससे बेहतर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या धनबाद वासियों को विद्युत से लेकर नहीं होगी। साथ ही इन्होंने यह भी बताया है कि पूजा के दौरान जो त्यौहार हैं
उस दौरान विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से लोगों को मिलेगी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। और जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की पहल की जा रही है, वो पहल हो जाने के बाद धनबाद एक बेहतर विद्युत आपूर्ति में साबित होगा। हम अब अगले एपिसोड में आमने सामने में किसी और शख्स से आपको मिलाएंगे और सुनाएंगे समस्याओं के समाधान को लेकर क्या कुछ पहल करने का प्लान है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।